नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं रक्त से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने बात की थी पिछली क्लास में पाचन क्रिया से संबंधित यानी पाचन तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने क्लास ले ली है। इससे जस्ट पहले क्लास थी। तो देखिए, जो रक्त होता है वो रक्त एक प्रकार का हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अब ये रक्त है, वो रक्त हमारे शरीर में बहता है तो तरल संयोजी ऊतक की तरह कार्य करता है। और जो हमारा रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक की तरह कार्य कैसे करता है? क्योंकि रक्त में हमारी एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे रक्त हमारा आरबीसी कोशिका है, डब्ल्यूबीसी कोशिका है, प्लेटलेटस कोशिका है, इसके अलावा प्लाज्मा वगैरह भी है। तो ये तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब जो रक्त है वो स्वस्थ मानव शरीर में पूरे वजन का कितने प्रतिशत भाग होता है? मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा वजन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 7% है। अब जो रक्त की प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, इसका पीएच मान कितना है? तो हमारे मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 है। और 7.4 पीएच मान होने के कारण हमारा रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जैसे हम रक्त का अध्ययन कर रहे हैं तो विज्ञान की भाषा में रक्त के अध्ययन को क्या बोलेंगे? रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या और। अब रक्त निर्माण की प्रक्रिया, जैसे हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को आप किस नाम से जानते हैं? वो बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। हमारा जो रक्त होता है वो रक्त कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो हमारे रक्त में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है आपकी कोशिकाएं या कणिकाएं। अब जो प्लाज्मा होता है वो हमारे प्लाज्मा पूरे रक्त का 55 से 60% तक होता है। और जो कणिकाएं होती हैं वो 40 से 43% तक हमारे रक्त में कणिकाएं होती हैं। कणिकाएं भी हमारे 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं और प्लेटलेट्स कोशिकाएं। और फिर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं 2 रूप से पाई जाती हैं, अकणकाणु और कणकाणु कोशिकाएं। अब हम बात करेंगे जो आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी कोशिकाओं का हमारा प्रमुख कार्य क्या होता है? आरबीसी कोशिकाओं का हमारा प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन रक्त के द्वारा पूरे शरीर में जाती है। तो रक्त के द्वारा वो हमारी आरबीसी कोशिकाएं होती है। हमारा एक क्वेश्चन है कि जो हमारा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हमारे एक वर्णक होता है, वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन वर्णक। या हम बात करें रक्त में, हमारे रक्त में मुख्य रूप से कौन सी होती है? तो रक्त में मुख्य रूप से आयरन होता है, जो हीम बोलते हैं इसको। शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? जैसे हमारे शरीर में आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण कौन सी जगह पर होता है? वो होता है हमारा अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में आप बोन मैरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बोन मैरो के नाम से जानते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है आपका एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की खोज किसने की थी? हमारे रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी की खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। जो
आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। रक्त हमारा, मैंने अभी बताया था कि रक्त हमारा दो भागों में बटा होता है, प्लाज्मा और कोशिकाएं। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। वो हल्का पीला रंग होता है, वो हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो प्लाज्मा में हमारा एक वर्णक होता है, वो वर्णक है बिलीरुबिन वर्णक, जिसके कारण हमारा रक्त हल्का पीले रंग का होता है। अब हम बात करेंगे जैसे आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण अगर भ्रूणावस्था में बात करेंगे हम, जब भ्रूण में पल रहा है कोई शिशु, भ्रूणावस्था में बात करेंगे तो आरबीसी का निर्माण हमारी कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जिसे आप लीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और ये हमारा आरबीसी का निर्माण हो रहा था, वो अस्थि मज्जा में हो रहा है, वो अब शरीर से बाहर, यानी जो वयस्क अवस्था में या जन्म के होने के तुरंत बाद अस्थि मज्जा में उनका जन्म निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल, जैसे आज हमारी आरबीसी बन रही हैं, तो आरबीसी आज बनने के बाद कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक होता है। आज जो हमारे शरीर में रक्त बनेगा, वो रक्त आज से 120 दिन बाद रक्त अपने आप रक्त डेथ हो जाएगा। तो कहते हैं कि रक्तदान करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अच्छी डाइट होनी चाहिए। क्योंकि आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? आरबीसी का जैसे विनाश, जैसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं, आरबीसी का विनाश बोलते हैं, वो प्लीहा में होता है। प्लीहा का दूसरा नाम आपका क्या होता है? तिल्ली होता है। तिल्ली के नाम से भी आ सकता है, प्लिया के नाम से होता है, स्प्लीन के नाम से भी आ सकता है, जिसे हम आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हमारे जो रक्त समूह, एक होता है रक्त समूह। जैसे रक्त समूह में क्या है कि हमारे वैज्ञानिक थे एक कार्ल लेस्टिशन ने रक्त समूह के बारे में खोज की थी। तो रक्त समूह के बारे में खोज की थी, तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लेस्टिशन ने, जिसे RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब मैं बता दूं आपको, हमारे रक्त में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के? 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। वो कौन से रक्त समूह हैं? एक आपका ए रक्त समूह है, एक आपका बी रक्त समूह है, और दोनों आपके ए और बी रक्त समूह हैं, और एक आपका ओ रक्त समूह है। कितने हो गए? 4 रक्त समूह हो गए। अब इनमें से कौन सा तो आपका रक्त समूह है वो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है, तो हमारा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, वो होता है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। और जो सर्वदाता होता है, जैसे सर्वदाता होता है, अगर किसी का ब्लड रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ है, तो है प्रत्येक व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अब बात करेंगे हम स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब। जैसे रक्तदाब क्या है? नाड़ी होते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य में जो रक्तदाब होता है वो कितने के मान पर काम करता है? तो 120/80 mmHg। यह है इसके मान पर शीतलन और अनुशीतलन, जिसे संकुचन और अनुशीतलन के नाम से जानते हैं, सिस्टोल और डायसिस्टोल के नाम से जानते हैं, वो हमारा रक्तदाब कार्य करता है 120/80 mmHg के बराबर। और आरबीसी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जैसे कोई ना कोई चीज़ से कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न होगा, या किसी अधिकता के कारण भी रोग उत्पन्न हो सकता है। तो आरबीसी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो हमें आरक्तता या एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया रोग, जैसे हम थोड़ी दूर चलने के बाद हमें थकान महसूस होती है, पैदल चलने के बाद थकान महसूस होती है, लगभग हम 1-2 किलोमीटर चले और हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगा, क्योंकि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी है। आरबीसी की कमी है तो हमें क्या चलने में कोई समस्या होगी। अब जैसे मैं दूसरी बात बता दूं कि जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो आपकी आरबीसी संख्या में क्या होता है? पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ती है, और आरबीसी की संख्या बढ़ती है, तो आपको पहाड़ों पर चढ़ने को ऑक्सीजन की
मांग ज़्यादा होती है, इसलिए आप पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल जाती है और आप सोते समय आरबीसी की संख्या घट जाती है। अब हम बात करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1 होता है। मानव शरीर में कौन से अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मानव शरीर के कौन से अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। कौन से में नहीं पाया जाता है? आपका एक अंग का भाग है, वो है आपका कॉर्निया भाग, जिस पर आपका क्या नहीं पाया जाता है? रक्त नहीं पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जा सकती है? जैसे आप चेकअप कराते हैं तो आरबीसी की संख्या को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप उस यंत्र का नाम ले सकते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आपका एक यंत्र होता है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या को जांचा जाता है। रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? रक्तदाब जैसे डॉक्टर अपने भुजा पर लगाता है उसको, तो उससे रक्तदाब मापा जाता है। तो रक्तदाब आपका स्पेग्नोमीटर के नाम से एक यंत्र होता है, इससे हम मापते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। आरबीसी का अभी आपने वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, उसका नाम था एरिथ्रोसाइटस, और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है आपका ल्यूकोसाइटिस। कौन सा है? ल्यूकोटाइसिस। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, अभी आपने आरबीसी का जीवन काल कितना पढ़ा था? कहाँ? आरबीसी का जीवन काल कितना पड़ा था? 120 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन या लगभग 1 सप्ताह हो सकता है। कितना होता है? लगभग 1 सप्ताह डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अब मैं बात करूं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक अकड़काणु होती है और एक कड़काणु होती है। तो डब्ल्यूबीसी हम सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी संख्या पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सा पाई जाती है? बेसोफिल्स पाई जाती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे मात्रा में कम है, लेकिन ये आकार में छोटी है। तो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स, और सबसे छोटू डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता, जैसे जिन्हें आम डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को सैनिक कोशिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और रोगों लड़ने की क्षमता कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए हम डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को सैनिक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमें एलर्जी रोग हो जाएगा, तो एलर्जी रोग से निपटने के लिए, किसी चीज से किसी को एलर्जी होती है, तो एलर्जी रोग से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी हमारी होती हैं, वो कौन सी डब्ल्यूबीसी कार्य करती हैं या कौन सी डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर में बनना होता है? वो हमारी होती है बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी। जीवाणुओं से बचने के लिए या जीवाणुओं से निपटने के लिए, जब हमारे शरीर में जीवाणु अटैक कर देते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है, तो जीवाणुओं से निपटने के लिए डब्ल्यूबीसी को कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होता है? न्यूट्रोफिल्स। जीवाणुओं से बचने के लिए प्रोटोजोआ तथा क्या है? प्रोटोजोआ तथा विषाणु से बचने के लिए या निपटने के लिए आपको एसिडोफिल्स डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का सहारा लिया जाता है। मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है या मनुष्य के रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है, तो आपको उनको हम कौन कौन से नामों से जानते हैं? अगर मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो जिसे हम ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं।
मनुष्य के रक्त में यदि WBC की संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ गई, तब तो हम ल्यूकेमिया के नाम से जानेंगे। और अगर WBC की संख्या कम हो गई तब इसे हम ल्यूकोपीनिया के नाम से जानेंगे। और अगर बढ़ रही है तो इससे कौन से प्रकार की बीमारी होगी? ये आपकी बीमारी है ब्लड कैंसर की बीमारी। यानी मनुष्य के रक्त में अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है। और प्लेटलेटस कोशिकाएं, जिन्हें आप बिम्हाणु के नाम से जानते हैं, जो प्लेटलेटस कोशिकाएं जिन्हें आप बिम्हाणु के नाम से जानते हैं, इनका एक दूसरा नाम होता है गश्त लगाती हुई पुलिस। अब इनका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। अब इनको हम गश्त लगाती हुई पुलिस कैसे कहेंगे? कि प्लेटलेटस कोशिकाओं को गश्त लगाती हुई पुलिस कैसे कहते हैं? कि जैसे मान के चलो, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो क्या होगा? तो उसके शरीर से रक्त बहेगा, और रक्त बहेगा तो ये हमारी प्लेटलेट कोशिकाएं तुरंत उस जगह पर जाएंगी और रक्त का थक्का जमाती हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। और जब हमारे शरीर में यदि विटामिन के की कमी हो जाती है, कौन से विटामिन की? विटामिन के की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसका रक्त का थक्का बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो देखिए, विटामिन के हमारे जो स्रोत हैं पालक हैं, लगभग जो हरी सब्जियां हैं वो हमारे सब विटामिन के स्रोत हैं। यदि हमारा ये एपिसोड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा अगर एक बार कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को बार बार दोहराएं, क्वेश्चन को फिर दोबारा वीडियो को बैक करें, फिर दोबारा देख सकते हैं। इससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से, इससे एक भी क्वेश्चन आपका रक्त के बारे में बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।